वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। आज की इजलास में मैं सीमा नाज बहैसियत आपके मेज़बान के आपसे मुखातिब हूँ और आपकी खिदमत में हदिया सलाम पेश करती हूँ और आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ इंशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक से होगा, जिसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी तक़वा इस्लामिक स्कूल के क्लास 3 के स्टूडेंट मोहम्मद उमर को कि वो यहाँ पर आएँ, यानी स्टेज पर आएँ और तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। मोहम्मद उमर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Umar. I study in class 3rd in Taqwa Islamic School. I am going to present Aqrat of Surah Zilzal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाहु खैरा मोहम्मद उमर। इन्हीं आयतों का तर्जुमा पेश करने के लिए मैं तक़वा इस्लामिक स्कूल की एक स्टूडेंट जो कि क्लास 2nd की है उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और अभी अभी आपके सामने जो क़िरात पेश की गई उसका ट्रांसलेशन करें। तूबा वकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Myself Tuba Wakil. I study in class 2nd in Taqwa Islamic School. I am going to present before you the English translation of Surah Zilzal, chapter number 99, verse number 1 to 8. I seek refuge with Allah from Satan the cursed one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. When the earth is shaken to her, and the earth throws up her burden, and man cries, what is the matter with her? And man cries, what is the matter with her? On that day will men proceed in groups, sorted out to be shown the deeds that they had done. Then shall anyone who has done an atom's weight of good see it, and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it. Jazakumullahu khaira. जज़ाकल्लाहु खैरा तूबा। IERO इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि वही है जिस मकसद ख़ास के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने हर मुसलमान को इस दुनिया में भेजा, यानी लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, अल्लाह की दीन की दावत देना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर वक्त एक्टिव है। जैसा कि तंजीम हर महीने के फर्स्ट संडे को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, कि आज वही मौका है। तो अल्लाह सुब्हान तआला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला इस इजलास को अपने मकसद में एक कामयाब इजलास बनाए, आमीन। आज के इस
इजलास का उन्वान है समाज पर मीडिया के असरात, जिसकी मुकर्रिरा हैं मिसेस अस्मा शम्स। सिस्टर अस्मा शम्स IRO की लेडीज़ विंग्स प्रेसिडेंट और तकवा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और अल्लाह के पैगाम को आम करने के अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। मिसेस शम्स कुरान मजीद के साथ साथ दीगर मज़ाहिब की किताबों की भी तालिबे इल्म है और दावती मैदान में एक्टिव होने के साथ ही साथ इस्लाही मैदान में भी अपने इल्म से लोगों को फैज़याब कर रही हैं। आज जबकि अक्सर ख़वातीन दुनिया की चकाचौंध में खोकर ये भूल गई हैं कि अल्लाह सुब्हाने ताला ने उन्हें किस मकसद ख़ास के लिए इस दुनिया में भेजा है। मिसेस शम्स उन्हीं ख़वातीन की जिम्मेदारियों की याद दहानी कराना चाहती हैं कि वो किस तरह से इस्लामिक मुआशरे का हिस्सा हैं। तो आप सभी का और वक्त ना लेते हुए मैं माइक पर दावत देना चाहती हूँ सिस्टर अस्मा शम्स को कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। सिस्टर अस्मा शम्स बाउनवान समाज पर मीडिया के असरात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। जैसा कि आपके बखूबी इल्म में आ चुका है, मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है समाज पर मीडिया के असरात। सबसे पहले लफ्ज़ मीडिया से वाक़फ़ियत हासिल कर ली जाए। मीडिया का मतलब होता है अवामी ज़रिए इब्लाग, यानी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। वो ज़रिया जिससे मालूमात आवाम में आम की जा सकती हो, मीडिया कहलाता है। मीडिया की कई अक़साम हैं, कई तरह के हो सकता है मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया, दूसरा ऑडियो मीडिया, तीसरा वीडियो मीडिया और चौथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रिंट मीडिया यानी जो कुछ हम पढ़कर मालूम करते हैं वो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहलाता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया दो तरह का होता है, पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया और दूसरा नॉन पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया। पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया यानी वो मीडिया जो एक तयशुदा वक्फे के बाद रेगुलर प्रिंट होता रहता है, एक टाइम इंटरवल पर प्रिंट होता रहता है, जैसे कि रोज़ाना या हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, फोर्टनाइटली जिसको कहते हैं, या मंथली महीने में एक बार या साल में एक बार। इसके मिसाल है न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़लेटर्स, जर्नल्स वगैरह। दूसरा है नॉन पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया। वो मीडिया, वो प्रिंट मीडिया जिसको कभी भी कब प्रिंट हो जाता है, कोई वक्फे की, तयशुदा वक्फे की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर बुक्स, बुकलेट्स, पैम्फलेट्स वगैरह। दूसरी तरह का मीडिया है ऑडियो मीडिया। वो मीडिया
वो ज़रिया जिससे मालूमात हम सुनकर हासिल करते हैं ऑडियो मीडिया कहलाता है। ऑडियो मीडिया से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास है ऑडियो कैसेट्स, सीडीज़, डीवीडीज़, डाई ऑडियो टेप्स वगैरह वगैरह। तीसरा है वीडियो मीडिया। वीडियो मीडिया जिसको हम देखकर और सुनकर मालूमात हासिल करते हैं, वीडियो मीडिया कहलाता है। इसके लिए हमारे पास ज़राए हैं वीडियो सीडीज़, डीवीडीज़। डीवीडीज़ की कई टाइप्स हैं, कॉमन, हाई डेफिनेशन, ब्लू रे वगैरह। इसके अलावा डीवी कैम है, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, केबल टीवी वगैरह वगैरह। चौथा मीडिया है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम इंटरनेट के ज़रिए, वेबसाइट्स और ईमेल्स के ज़रिए मालूमात एक्सचेंज करते हैं। ये 4 टाइप्स का मीडिया है। मीडिया का रिटेंशन लेवल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें। रिटेंशन लेवल मतलब जो भी मालूमात हमें जिस भी मीडिया से मिलती है वो हमें कितना % याद रहती है। जो कुछ हम पढ़ते हैं वो हमें 10% तक, 10% तक याद रहने के चांसेस होते हैं, यानी प्रिंट मीडिया का रिटेंशन लेवल है 10%। जो कुछ हम सुनते हैं वो हमें 20% तक याद रहने के चांसेस होते हैं, यानी ऑडियो मीडिया का रिटेंशन लेवल 20%। और जो कुछ हम देखते हैं वो हमें विजुअल, वो हमें याद रहने के चांसेस 30% तक होते हैं। और जो कुछ हम देखते और सुनते हैं यानी वीडियो मीडिया, उसका रिटेंशन लेवल है 50%, यानी उसको याद रखने के चांसेस हैं हमें 50% तक। ये मीडिया बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मीडिया के अंदर इतनी ताकत है कि ये अच्छे को बुरा बताए और बुरे को अच्छा, तो लोग वैसे ही समझने लगते हैं। जैसा मीडिया दिखाता है, कहता है, आवाम पर उसका इतना असर होता है कि आम इंसान उसको ही सही समझने लगता है। ना सिर्फ समझने लगता है, वैसा करने लगता है। मीडिया चाहे तो एक नेक को बद बता सकता है, लोग उसे बद समझने लगेंगे। और मीडिया चाहे तो एक बद को नेक बना सकता है और वो उसे लोग नेक समझने लगेंगे। एक क्रिमिनल को मासूम और एक मासूम को मुजरिम बना सकता है ये मीडिया। और आवाम पर उसका असर कि आवाम भी वैसा ही समझने लगती है। मुसलमानों को जो टेररिस्ट कहा जा रहा है, दहशतगर्द कहा जा रहा है, ये कुछ भी नहीं बल्कि मीडिया का खेल है। मीडिया मुसलमानों को दहशतगर्द कहती है, आवाम मुसलमानों को दहशतगर्द समझने लगे, यहाँ तक कि मुसलमान खुद इस बात से अपलोजाइज करते हैं और बहुत डरे सहमे से रहते हैं, गोया वो किसी कोने में वो खुद भी समझने लगे हैं कि हाँ मुसलमान दहशतगर्द होता है, जबकि ये कुछ भी नहीं, ये मीडिया की सोची समझी चाल है। अब तो मीडिया की इतनी ताकत हो गई है कि अदालतें भी उससे मुतासिर होने लगी हैं। जी हाँ, अगर मीडिया किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैला दे तो अदालत में भी जजेस को भी सोचना पड़ जाता है फैसला सुनाने से पहले कि मीडिया ने क्या कहा था। तो मीडिया इतना ताकतवर है। मीडिया की ताकत जानने के बाद आइए हम समझें कि हम मीडिया की ताकत का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और मीडिया हम तक क्या पहुंचा रहा है, उसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। उससे भलाई और नेकी प्रोपगेट हो रही है, फैल रही है कि बदी और गुनाह फैल रहे हैं। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा सभी तरह के मीडिया से ज़्यादातर आमतौर पर बुरी चीज़ें फैल रही हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंट मीडिया के बुरे असरात जो कि समाज पर पड़ रहे हैं। प्रिंट मीडिया से हमें कई नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगी कि अखबारों में और मैगजीन्स में कई ऐसी एड्स होती हैं जो कि सेक्स आइटम्स की होती हैं और ऐसी छुपी हुई चीज़ों की होती हैं जो कि सामने नहीं आना चाहिए था, और उसे पेपर में और
मैगजीन्स में छपे होने की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वक्त से पहले उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं और वो अपना कीमती जहन स्टडीज़ में लगाने के बजाय उसी ख़राब चीज़ों, फहश चीज़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रिंट मीडिया के ज़रिए कई ऐसी खबरें छापी जाती हैं जिसमें हक को बातिल बता दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मुसलमानों को टेररिस्ट कह दिया जाता है। ये प्रिंट मीडिया ये हमारे समाज में बहुत हमको मुतासिर कर रहा है और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपको एक दोस्त बनाना है तो इस नंबर पे फ़ोन करिए, और हमारे 15-17 साल के बच्चे जिसके सबके पास मोबाइल है और वो फ़ोन घुमा देते हैं और उससे बहुत वल्गर, बहुत ही भद्दी बातें होती हैं। तो बच्चे जिनका पढ़ाई करने का वक्त था, स्टडीज़ करने का टाइम था, वो फ़ोन पर वो और पेपर में नंबर से लेकर गंदी बातें करते हैं। तो कई तरह से प्रिंट मीडिया हमारे अराउंड है जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऑडियो मीडिया की जहाँ तक बात है, देखा जाए तो ऑडियो मीडिया का असर, बुरा असर समाज पे कंपैरेटिवली सबसे कम है, लेकिन और मीडिया को देखते हुए ऑडियो मीडिया का नुकसान कंपैरेटिवली कम है। एक नुकसान ये है कि आईपॉड, मोबाइल वगैरह बच्चे बड़े भी पॉकेट में रखकर कान में ईयरफोन लगाया, सड़कों पर निकल गए और गाड़ी भी चला रहे हैं, पैदल भी हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। आपने न्यूज़ में देखा ही सुना होगा कि कितने रोड एक्सीडेंट्स एक गाना सुनने की वजह से होते हैं सड़कों पर। और ज़्यादा देर तक इस तरह से आईपॉड और मोबाइल्स वगैरह पे बात करने में कान की कई बीमारियां हो जाती हैं। ENT स्पेशलिस्ट से पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि कितने ही केसेस सिर्फ इसलिए आते हैं कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और सुनी जा रही है मोबाइल्स पर, आईपॉड्स पर। तो इस तरह से ऑडियो मीडिया हमें नुकसान पहुंचाता है। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो वीडियो मीडिया के ज़रिए है, सबसे बड़ा, और वो नुकसान बहुत फैला हुआ है। वीडियो मीडिया का जो सबसे आम ज़रिया हमारे घरों तक है वो है टेलीविज़न। आज हर घर में टेलीविज़न है, रिक्शे वाले की झोपड़ी में टेलीविज़न है और बड़े बड़े बंगलों में टेलीविज़न है। हर जगह टेलीविज़न है। टीवी के ज़रिए, वीडियो मीडिया के ज़रिए जो सबसे बुरी चीज़ हमारे समाज में फैल रही है वो है फहाशी। फहाश यानी बेहयाई बुरी तरह से फैल रही है। सबसे बड़ा नुकसान वीडियो मीडिया का है कि वो बेहयाई फैला रहा है। और अगर हम ज़माने से वाकफियत रखते हैं तो बिग ब्रदर नाम का एक प्रोग्राम है हॉलीवुड का, बिग ब्रदर, जो कि जिसका 12th सीज़न में कई घर वाले, उसका थीम आपको पता होगी, यहाँ पे बिग बॉस है, आप लोगों को पता होगा, उसी थीम पे बिग बॉस एक्चुअली बना है। बिग ब्रदर पहले से है। कई घर वाले घर में रहते हैं, वल्गैरिटी होती है, कई भद्दी चीज़ें होती हैं। उसमें 12th सीज़न में जनवरी 2010 में बिग ब्रदर में दिखाया गया, ब्राज़ील वर्जन में, रियो डी जेनेरियो में, कि डेनियल इचेनिज नाम का 31 साल का मॉडल और 23 साल की स्टूडेंट मोनिक अमीन, ये दोनों रात में ड्रिंक करते हैं, पार्टी होती है ड्रिंक की, और फाइनली डेनियल मोनिक के बिस्तर पर जाकर फहश काम करता है, फिजिकल होता है, और उसको सारी दुनिया ने बैठकर देखा है। ये फहाशी फैला रहा है वीडियो मीडिया, और जिसको हम घरों में बैठकर देख रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं ये तो ब्राज़ील की बात है, हिंदुस्तान में इतनी गंदी बातें भी नहीं, तो हम बेखबर हैं।
हिंदुस्तान में भी उसी पैटर्न पे एक प्रोग्राम है बिग बॉस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम दूसरों को तो टीवी देखने के लिए मना करते हैं लेकिन खुद बहुत कायदे से देखते हैं लगता है। इससे पहले कि और तफसीलात बताएं, हम ये ज़रूर महसूस करा देना चाहते हैं कि अल्लाह का बहुत करम है कि एंटरटेनमेंट के लिए टीवी हम नहीं देखते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके नुकसानात से आपको आगाह करने के लिए कसदन कुछ चीज़ देखना पड़ता है। और आज की गुफ्तगू में मेरे और जो बातें होंगी उनमें से कई चीज़ हमने कभी भी नहीं देखी है, कभी देखी ही नहीं है, लेकिन आपके सामने उसका असरात बयान करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ कभी देखी ही नहीं है लेकिन सब पता किया और आपके सामने इंशाअल्लाह बताने वाले हैं। तो हम कह रहे थे कि बिग बॉस नाम का प्रोग्राम जो इंडिया में आता है उस पर भी एक घर वाली थी 5th सीज़न में जनवरी 2010 जिसका नाम है सनी लियोन। वो एक पोर्न आर्टिस्ट है, उसके ज़रिए पोर्नोग्राफी फैल रही है बहुत तेज़ी से। पोर्नोग्राफी क्या होती है? वो लिटरेचर, वो फोटोज़, वो और वीडियोज़ और फिल्म्स जिससे इंसान के जिनसी जज्बात भड़क जाएं, पोर्नोग्राफी कहलाती है। एक पोर्न आर्टिस्ट को इंडिया में दिखाए जाने वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट बनाया जाता है और जब बाकी घर वाले उससे अपने इस काम को, अपने पास्ट को भुलाने के लिए कहते हैं तो सनी लियोन जो कि इंडियन कैनेडियन ओरिजिन की है कहती है उसको अपने पास्ट का कोई भी अफसोस नहीं है और वो बिग बॉस में आने के बाद पोर्नोग्राफी के ज़रिए उसकी साइट्स, पोर्नोग्राफिक साइट्स कई लाख गुना ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और वो कई 100 गुना ज़्यादा कमाने लगी है और वो इस काम को आइंदा भी जारी रखेगी। बड़ी बेहयाई से वो ये बात कहती है। और जब ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसलिंग में उसकी शिकायत की जाती है बिग बॉस दिखा रहे चैनल की कि सनी के ज़रिए पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है, तो इंडियन प्रेस काउंसिल के प्रेसिडेंट जस्टिस मार्कंडेय काटजू उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लोगों को सनी के नाम पर इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आए, पहले बुरे थे फिर बाद में वो सुधर गए। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि बिगड़े हुए लोगों को बाद में सुधर जाने वाले लोग, उनसे सनी का क्या रिलेशन? सनी तो बड़े शौक से कह रही है कि वो ये काम आइंदा भी जारी रखेगी, उसे उसका क्या रिलेशन? लेकिन इसी तरह की बेहयाई वाले प्रोग्राम्स हम सब पूरी फैमिली बैठकर देखते हैं, जबकि घर वालों की बेहयाई पर खामोश रहना गुनाह कबीरा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19 में, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों के दरमियान बेहयाई फैले, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब है, फ़िद दुन्या वल आखिरह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो ये जो बेहयाई वाले प्रोग्राम परोस रहे हैं और वो जो उसे फैला रहे हैं इस्तेमाल करके, उसकी टीआरपी और बढ़ा रहे हैं, वो सब इस अज़ाब के हिस्सेदार हैं। कई चैनल्स तो ऐसे हैं टेलीविज़न पर जिनमें गोया ढंग के प्रोग्राम आना ही नहीं है। पता किया तो पता चला VTV है और जी ट्रेंड्स है और कई ऐसी चैनल्स हैं, स्टार मूवीज़ है, कई ऐसे चैनल्स हैं जिनमें कुल की कुल बेहयाई वाली चीज़ें आती हैं। साथ में कई रियलिटी शोज़ हैं जिनमें कपड़ों का लिहाज तो करना ही नहीं है। बेहयाई वाले कपड़े, आधे नंगे नहीं, थोड़ा छोड़ के पूरे नंगे कपड़े पहनकर आम फैमिली से लड़कियां आ रही हैं। पहले पूरा पहनती थी फिर थोड़ा सा पहनने लगती हैं। कितना बेहयाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। फैशन टीवी जिस पे
सुना है कि टॉपलेस फैशन भी आता है, बगैर टॉप के। अब आप तसव्वुर कीजिए। और कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं उसमें भी, फैशन टीवी में भी और दीगर भी, कि औरत का सत्र कतई ढका नहीं होता है। हम क्या समझते हैं, वो उसका नहीं ढका है वो गुनाहगार होगी, हम थोड़ी होंगे, गलत सोचते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 किताबुल इस्तिज़ान वल अदब पेज नंबर 292 292। जरहत रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में था और मेरी रान खुली हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और फरमाया कि रान भी सत्र में दाखिल है। औरत का औरत से और मर्द का मर्द से नाफ से लेके घुटने तक का पर्दा है। ना औरत का औरत देख सकती है, ना मर्द का मर्द देख सकता है, तो देखना भी गलत है। आप बताइए कि जिस तरह के प्रोग्राम्स टीवी पर आ रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि आपकी नज़र ना पड़े उनके सत्र पर, कैसे मुमकिन है? लेकिन सब बैठकर आराम से देखते हैं। उसमें वालिद भी होते हैं, उसमें बेटी भी होती है, उसमें माँ भी होती है, उसमें भाई भी होते हैं। और आप देखिए कि हिंदी फिल्म्स जो हैं उनमें से अक्सर फिल्म्स की, मेरे ख्याल से 99% से भी ज़्यादा फिल्मों की थीम जो होती है, जो सब्जेक्ट होता है, वो लव स्टोरी होता है। गलत कह रहे हैं? कोई फिल्म ऐसी शायद ही बनती हो, बड़ी मुश्किल से शायद बनती है, जिसमें लव स्टोरी मेन थीम ना हो। अक्सर ही फिल्म लव स्टोरी पे बेस्ड होती है। और एक फिल्म बना डाला बनाने वालों ने, मोहब्बतें में गोया ये मैसेज दिया गया है कि लव करना कौन सा नाजायज़ वाला, वो बहुत अच्छी बात है। और जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं वो लड़कों से की पाबंदी में ना रहें, वो लड़के आया जाया करें। और फाइनली एक कंक्लूजन है कि फिर लड़के लड़कियों के हॉस्टल्स में आ सकते हैं और लड़कियां लड़कों के हॉस्टल्स में आ जा सकती हैं आराम से, आज़ादाना। अब हम ये जान लें कि इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस का क्या नतीजा पड़ता है रिजल्ट्स पर। NCEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज 48.3% जो बॉयज़ पढ़ते हैं कोएड कॉलेजेस में, उनका रिजल्ट होता है 48.3%। लेकिन यूनिसेक्स बॉयज़, जब बॉयज़ अकेले पढ़ते हैं तो उनका पास होने का एवरेज परसेंटेज होता है, वो है 65.6%। यूनिसेक्स बॉयज़ 65.6%। जब लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती हैं तब उनका पास होने का परसेंटेज होता है 58%। लेकिन जब लड़कियां अकेले पढ़ती हैं, यूनिसेक्स गर्ल्स, तो उनका परसेंटेज होता है 76%। तकरीबन 17 से 18% का फ़र्क पड़ जाता है लड़के लड़की को साथ में पढ़ने से, को एजुकेशन से। और ये बिल्कुल फैक्ट और हर जगह है। उसका मतलब कि जब लड़के लड़कियां साथ में होते हैं तो वो स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देते। नेचुरल सी बात है कि और चीज़ों में मुलव्विस हो जाते हैं, लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं। अब तो पहले तो ज़माना ये था कि एक बार मोहब्बत किया जाता था, उसी में जिया जाता था, उसी में मरा जाता था, थोड़ी सी बेहयाई थी। अब तो सुना है, एक टाइम आया कि फर्स्ट लव, ही इज़ माई फर्स्ट लव, वो पहला प्यार है। अच्छा भाई, अब तो हम सुनने में आ रहा है कि लड़की और ट्रेन और बस एक जैसी होती है, एक पकड़ो दूसरी छोड़ो। ये ज़माना आ गया है मोहब्बतों का, नाजायज़ मोहब्बतों का। अरे मोहब्बत करने से कौन रोक रहा है? अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, अपने भाई बहन से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। रिश्तेदारों से मोहब्बत करने का मतलब मेरी अनमैरिड बहनें ये ना ले लें कि खालाजाद भाई से मोहब्बत करना जायज़ है। तो हम जायज़ मोहब्बतें करें, अल्लाह ताला हमको उससे नहीं रोकता है। लेकिन ये नाजायज़ मोहब्बतें समाज में फहाशी फैला रही हैं, तो इससे बाज आ जाना चाहिए। आप देखिए कि टीवी पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे समाज पे बुरा असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर
एक फिल्म आई थी, नाम पता चला है सलाम नमस्ते, जिसमें लिविंग रिलेशनशिप्स दिखाई गई है। लिविंग रिलेशनशिप कल तक वेस्ट की थी, मगरिबी तहजीब में थी। वहाँ बेहयाई से लोग कहते थे वी आर नॉट मैरिड, वी जस्ट लिव टुगेदर। हम शादीशुदा नहीं हैं, हम तो साथ में रहते हैं। लेकिन जब हिंदी फिल्में इन सब्जेक्ट्स पर बनने लगेंगी तो क्या असर पड़ेगा? अब यहाँ पे भी लिविंग रिलेशनशिप पाई जा रही है, हिंदुस्तान में भी। जी हाँ, यहाँ पे इवन लिविंग रिलेशनशिप लीगलाइज हो चुकी है। 13 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप के फेवर में रिजल्ट दिया और उनको रिलीफ दिया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस अंडर सेक्शन 20, औरत की हिफाजत घरेलू झगड़ों से, धारा 20 के अंदर उन्हें रिलीफ दिया गया। और ये कोर्ट में जो जजेस थे वो थे जस्टिस बालाकृष्णन और DS चौहान और दीपक वर्मा। कोर्ट ने कहा था कि इवन अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी लॉर्ड कृष्णा एंड राधा लिव टुगेदर। कोर्ट ने कहा कि श्री कृष्ण और राधा भी तो साथ में रहते थे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने घरेलू झगड़े के अंडर में इस केस को लिया और लिविंग रिलेशनशिप के हक में फैसला सुनाया। जिस खातून का था उसके हक में फैसला दिया। आज कई टीवी प्रोग्राम्स और फिल्में होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा दे रही हैं। हम जिन्स परस्ती और गे मैरिजेस उसको बढ़ावा दे रही कई प्रोग्राम्स हैं, इवन एक दो नहीं, जिससे होमोसेक्सुअलिटी धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी आम होने लगी। और अभी जबकि सुप्रीम कोर्ट से इलीगल है, ये क्रिमिनलाइज्ड है अंडर सेक्शन 377, 377 धारा के अंदर ये गे मैरिजेस और होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है। उसके बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 जुलाई 2009 को एक गे के हक में फैसला सुनाकर इंडिया को 127वां मुल्क बना दिया जो गेस की हिमायत करता है। और इस तरह से कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल माइनॉरिटीज आर नॉट सेकेंड क्लास सिटीजन्स, सो वी कांट डिस्क्रिमिनेट। सेक्सुअल माइनॉरिटीज कोई सेकेंड क्लास के नागरिक नहीं है, तो हम फर्क क्यों करें? इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके मुताबिक फैसला सुना दिया। और जिसने होमोसेक्सुअलिटी सबसे पहले की उसको अल्लाह ताला ने बहुत बुरा अज़ाब दिया। कुरान मजीद से आप वाकिफ़ हैं, कुरान मजीद में कौम लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार है। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 80-81, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 74। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का जो अज़ाब आया उसका जिक्र भी कई बार है, जैसे कि सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 82-83, सूरह आराफ सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 82-83 और सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 73-74 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन, सूरज निकलते वक्त ने एक चिंगार ने उनको आ पकड़ा। फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा, और फिर हमने बस्ती को पलट कर तले ऊपर कर दिया। वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और फिर उन पर कंकड़ों वाले पत्थर बरसाए। कौम लूत को 3 तरह से अज़ाब आया। एक भी अज़ाब आता तो गारतों बर्बाद करने के लिए काफ़ी था, लेकिन इन होमोसेक्सुअल्स पर अल्लाह इतना नाराज़ हुआ कि 3 अज़ाब आया। एक आसमान से एक बहुत तेज़ चिंगार आई, बहुत तेज़ आवाज़ जिसकी वो ताब नहीं ला सके। दूसरा, बस्ती को पलट दिया गया। और तीसरा कि उन पर पत्थरों की बारिश हुई। इतना नापसंदीदा फ़ियल है अल्लाह के नज़दीक। तो ये जो वेस्ट में लोग कर रहे हैं और हिंदुस्तान में कर रहे हैं, वो क्या अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे? और आज हालात ये हैं कि प्रोस्टिट्यूशन कितनी ही कंट्रीज़ में लीगलाइज हो चुका है। इंडिया में भी लिमिटेड लीगल है, बहुत जल्दी यहाँ पे भी वैश्यावृत्ति लीगलाइज होने वाली है, ऐसे हालात हैं।
प्रोस्टिट्यूशन कितनी कंट्रीज में लीगलाइज है? अर्जेंटीना और यूएस, यूके, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, कितनी सैकड़ों कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज हो चुका है। ऐसी बेहयाई ये यकीनन शैतान ही उसका हुक्म देता है और हम ये सब बैठकर देखते रहते हैं अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अश-शैतानु यअदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ, शैतान तुमको फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। तो यकीनन ये शैतान का काम है जिसको हम लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं। हम ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहे हैं कि अपने आप को और अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपनी आल औलाद को, अपने घर वालों को नार से, आग से बचाओ। तो ये वीडियो मीडिया हमारे घरों के अंदर घुसकर किस तरह से तबाही मचा रहा है, हर तरफ फहाशी आम हो गई है। आप देखिए कि वीडियो मीडिया के ज़रिए ख़वातीन का ऐसा नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे औरत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वहाँ हर जगह औरत मौजूद आपको नज़र आएगी। एडवर्टाइजमेंट्स में देखिए कई एड फिल्म्स ऐसी हैं जिसमें औरत का कोई काम नहीं है। जेंट्स अंडरगारमेंट्स में औरत का क्या काम है? शेविंग क्रीम की ऐड में औरत का क्या काम है? चॉकलेट की ऐड हो, कैंडी की ऐड हो, कोल्ड ड्रिंक की ऐड हो, सॉफ्ट ड्रिंक की ऐड हो, किसी भी चीज़ की ऐड हो, औरत वहाँ मौजूद है, वो भी आधे खुले या उससे भी कम कपड़ों में। और तो और आजकल एड फिल्म्स की एक थीम बनी है कि कई एड फिल्म्स ऐसी हैं जिसकी ये थीम है कि लड़की को पटाना हो ये प्रोडक्ट यूज़ करो, लड़की आराम से पटेगी। लैला को करना हो इम्प्रेस तो खाओ मिंटो फ्रेश। मतलब कई ऐड ऐसी इसी थीम पर है, गोया बहुत ही टैलेंट वाली बात है लड़की को पटाना। उसका नतीजा क्या निकला? एक दिन हम सड़क से जा रहे थे पैदल और घर के बाहर दो लड़के टीनेजर्स थे, खड़े हुए बात कर रहे थे। जितनी देर में उनके पास से गुजरे इतनी बात सुनी कि अबे वो तो इतना लंबा है उसे लड़की पटती ही नहीं। मतलब इतना बैकवर्ड बताया जा रहा है, जो लड़की नहीं पटा सकता वो बहुत बैकवर्ड है। कहाँ से मिला? यही टीवी फिल्मों से और यही एड से। आप देखिए कि कोई गेम ऐसा नहीं है जहाँ पे औरत का नाजायज इस्तेमाल ना हो रहा हो। कुछ साल पहले तक क्रिकेट था, क्रिकेट, अब उसमें भी चीयर लीडर्स की शक्ल में लड़कियां आधे खुले कपड़ों में नाचती हुई नजर आ जाएंगी आपको। आप देखिए कि कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां औरत को इस्तेमाल ना किया जाता हो। हालात ये हैं कि वाइफ स्वैपिंग के केस हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं। वाइफ स्वैपिंग मतलब अपनी बीवियों को एक्सचेंज करना। ये पहले वेस्ट में होता था, अब इंडिया में भी हो रहा है। 27 सितंबर 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रथा श्रीवास्तव जी न्यूज़ की रिपोर्टर है, उसने एक टेस्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें ये पाया गया कि कई मेट्रो सिटीज़ में, हिंदुस्तान के दिल्ली और कई मेट्रो सिटीज़ में वाइफ स्वैपिंग पाई जा रही है। वाइफ स्वैपिंग करने के लिए क्या करते हैं हस्बैंड्स? अपनी अपनी वाइफ की वल्गर फ़ोटो इंटरनेट के ज़रिए ईमेल करते हैं, फिर पार्टी की डेट रखी जाती है, फिर उस डेट पर लोग इकट्ठा होते हैं, हस्बैंड वाइफ्स बहुत सारे, और फिर वाइफ स्वैप होती हैं कि मेरी बीवी आज के लिए तुम्हारी, तुम्हारी बीवी मेरी, और ग्रुप सेक्स होता है। ये सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में। और हमने सुना कि इस सब्जेक्ट पर फिल्म बन चुकी है, दिल्ली हाइट्स। तो जब टीवी पर दिखाया जाएगा तो समाज में वो धीरे धीरे फैलने लगेगा। नतीजा क्या हुआ कि औरत हर जगह से एक्सप्लॉइट होती रही। वो तो समझ रही है वो बहुत कामयाब हो रही है,
लेकिन हकीकतन उसको क्या मिला? डिप्रेशन। यूएस की NIMH की रिपोर्ट के मुताबिक हर यूएस में 30% विमेन डिप्रेशन का शिकार है, जहनी मरीज हो गई है। 1/3 करीब औरत वहाँ पॉपुलेशन जहनी मरीज हो गई है। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, अमेरिका में 2020 तक सेकेंड लार्जेस्ट किलर होगा यह डिप्रेशन। हार्ट डिजीज के बाद, दिल की बीमारी के बाद सबसे ज़्यादा मौतें जो होंगी वो डिप्रेशन से होंगी। और डिप्रेशन के 15% मरीज सुइसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। और आज खुदकुशी की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि औरत का ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जब वो बहुत खूबसूरत होती है तो उसे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ उसकी ब्यूटी कम होती है उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, और फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं रहता है। तो डिप्रेशन की मरीज नहीं होगी तो क्या होगा? और जिस तरह से औरत को बरहना या नीम बरहना करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, उसका नतीजा ये है कि रेप केसेस बहुत तेज़ी से आम हो रहे हैं। अमेरिका में यूएस क्राइम डिपार्टमेंट के मुताबिक 1996 के स्टैटिस्टिक्स में 2713 रेप्स हुए हैं अमेरिका में, यानी हर 32 सेकेंड में एक रेप, 1 मिनट में 2 रेप, 2 जिना बिल जब्र अमेरिका में होता है। और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका में हर 6 में से 1 औरत के साथ जिना बिल जब्र होता है। हर 6 में से 1 औरत के साथ जिना बिल जब्र, रेप। इंडिया बहुत पाक साफ नहीं है। इंडिया के हालात भी बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिया 2007 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया में भी 20,737 रेप होते हैं हर साल, यानी हर घंटे में 2 रेप इंडिया में भी होते हैं। ये क्या हो गया औरत के साथ और कैसे हुआ? ये मीडिया और सोसाइटी ने और बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों ने मिलकर औरत को आर्ट और कल्चर के नाम पर और उसको नेम, फेम और मनी के लालच देकर सरेआम नीलाम कर दिया। उसकी इज्जत की नीलामी हो गई और उसकी रूह तार तार हो गई। और इसी को हम कामयाबी समझ रहे हैं। जब तक हुस्न बाकी है, कामयाबी समझ लें। आज हमारी मुस्लिम फैमिलीज की भी कई बहनें, उनको एयर होस्टेस बनने का शौक होता है भाई, उनको मॉडल बनने का शौक होता है भाई। ये सारी फील्ड्स हैं जो औरत को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है जो हमने आपको तफसील से बताया। आज आप देखिए मीडिया के ज़रिए कई ऐसी सीरियल्स और फिल्म्स हैं जिससे ख़ानदान टूट रहे हैं। कई सीरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि सास को कैसे मात दिया जाए और देवरानी को कैसे नीचा दिखाया जाए, यानी फैमिली पॉलिटिक्स। इसको हमारी औरतें बड़े शौक से देखती हैं। आप में से जो लोग भी टीवी देखते होंगे, हमको तो एक भी सीरियल आज का मालूम नहीं है कि आजकल कौन से आ रहे हैं, लेकिन हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि दिया और बाती नाम से सीरियल आ रहा है, ससुराल सिमर का नाम से कोई सीरियल आ रहा है, कैरी नाम से कोई सीरियल आ रहा है। इसमें ये पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है। इसका नतीजा क्या निकल रहा है पता है? कितनी तेज़ी से ख़ानदान टूट रहे हैं और डिवोर्स केसेस आम हो रहे हैं। 4.95 केसेस हर 1000 में होते हैं डिवोर्स अमेरिका में। यूएस में 1000 में 4.9 ख़ानदान बिखर जाते हैं। और हिंदुस्तान भी उससे बहुत पाक नहीं है। हिंदुस्तान में तलाक की रेट कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। 1960s में इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली 1 या 2 केसेस आते थे तलाक के। 1980s में यानी 80 की दहाई में
तलाक के 100 से 200 केसेस आने लगे। 1990s में तलाक के 1000 केसेस आने लगे और 2000s में 9000 तलाक के केस आ रहे हैं दिल्ली शहर में। कितनी तेज़ी से तलाक की जो रेट्स बढ़ रही है उसकी वजह क्या है? पहले नंबर पे एडल्ट्री 27%, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, शौहर बीवी किसी और के साथ 27%। सेकेंड नंबर पे है 17% के साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू झगड़े। ये घरेलू झगड़े में आग में घी का काम कर रहे हैं ये टीवी सीरियल्स और फिल्म्स। कितने पॉजिटिव मैनर में पेश किया गया है। एक फिल्म हिंदी आई थी जुदाई और एक फिल्म आई थी कभी अलविदा ना कहना। कितने शौक से दिखाया गया है उसमें, कितने पॉजिटिव अंदाज में कि दूसरे के साथ दिल लगाओ खानदान तोड़ो। कितना फेवर लिया जाता है, गलत चीज़ का कितना फेवर करके मीडिया में दिखाया जाता है और हमारी मासूम ख़वातीन उसे खूब देखती हैं और वैसे ही अपने घर में करने लगती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके नुकसान से बचें तो हमें मीडिया का एक्सपोजर अपने घरों में नहीं होना चाहिए, देने चाहिए था इस तरह का। आप देखिए मीडिया, स्पेशली वीडियो मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है वो ये कि जो भी चीज़ दिखाई जाती है हमारी बेटियां, हमारी बहनें उसकी नक्काली पे आमादा हो जाती हैं। वैसे ही मेकअप करेंगे, वैसे ही कपड़ा चाहिए, वैसे ही फुटवेयर होना चाहिए, इवन चाल ढाल, अदाएं, अंदाज सब कुछ कॉपी किया जाएगा। कोई भी कैरेक्टर हो, हमको तो प्रॉपरली याद नहीं है, मालूम ही नहीं है इनफैक्ट कि सीरियल्स में क्या कैरेक्टर, आजकल लोग बहुत दीवाने। मेरे स्टूडेंट लाइफ में प्रेरणा बहुत सुना करते थे कॉलेज में कि गर्ल प्रेरणा को देखो, प्रेरणा का ऐसा, प्रेरणा का वैसा। अब आजकल कौन सी प्रेरणा है जिससे प्रेरणा ले रही है हमको मालूम नहीं है। जो देखता होगा उसको मालूम होगा कि वो किसकी कॉपी करके सूट सिलवाती हैं अपना। जो लोग देखते होंगे आप में से उनको मालूम होगा। अब उससे नुकसान क्या है? जो शौहर बेचारा कमज़ोर है, फाइनेंशियली गरीब है, जो वालिद बेचारा गरीब है, उसकी तो ऐसी की तैसी कर देती है बीवी और बेटी मिलके। अगर वो इतने महंगे सूट नहीं दिला सकता, इतनी महंगी कॉस्मेटिक्स नहीं दिला सकता, तो हमको तो वैसे ही चाहिए। अब कई शौहर होते हैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं हम अपनी बीवी की एक एक ख्वाहिश को पूरी करें। फिर जब उस बीवी की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं प्रेरणा से प्रेरित होकर, तो फिर वो क्या करता है बेचारा कि हलाल से नहीं पूरा कर पाता तो हराम कमाने लगता है। वो सूद में, वो रिश्वत में मुलविस हो जाता है। किसी तरह मेरी बीवी खुश रहे, किसी तरह मेरी बेटी खुश रहे। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े से ना खाया करो और ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल हड़प लिया करो नाजायज़ तरीक़े से। और तुम जानते हो रिश्वत हराम है। लेकिन ये शौहर जब मजबूर हो जाता है तो अपनी बीवी को अच्छा ड्रेस दिलाने के लिए और महंगे मेकअप और कॉस्मेटिक्स दिलाने के लिए वो हराम कमाने लगता है। अब सोचिए कि एक औरत जरिया बनी अपने शौहर को हराम कमाने पर मजबूर करने का। नतीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 321। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गोश्त हराम माल से पला हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। हराम माल से परवान चढ़े गोश्त के जहन्नम ही ज़्यादा लायक है। अब सोच लीजिए एक औरत, एक मुहसिना, उसका क्या रोल होना चाहिए था और क्या हुआ कि वो अपने शौहर, अपने बच्चों, अपनी पूरी फैमिली जो भी फीड कर रहा है नाजायज़ तरीक़े से, उन सब को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन गई।
जबकि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने कितनी इज्जत दी थी हमें। सुनन नसाई की हदीस है, जिल्द नंबर 2, किताबुन निकाह, बाब नंबर 1626, हदीस नंबर 3237। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सारी की सारा का सारा माल और मता है, फ़ायदे की चीज़ है, और इसमें सबसे बढ़कर मालियत की चीज़ नेकबख्त औरत है। जिसको नेक और खुश अखलाक बीवी मिली, उसे दुनिया में सबसे बढ़कर दौलत मिली। हम क्या बन सकते थे, हम क्या बन सकते थे अगर हम नेक रहते, तो हम सबसे बेहतरीन एसेट होते अपने शौहर के लिए। लेकिन हम इनकी नक्काली में, इन फहश औरतों की नक्काली में कैटरीना कैफ जैसा दिखने में और ऐश्वर्या राय जैसे स्टाइल कॉपी करने में हम पूरे ख़ानदान को जहन्नम में ले जाने की वजह बन गए। सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी उसका नुकसान है। जो महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, हम तो बहुत अच्छी कंपनी की कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद वो अच्छी कंपनी की कॉस्मेटिक्स कैसी होती हैं पता है? अमेरिका में FDA से चेक भी नहीं होती, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सारी कॉस्मेटिक्स चेक भी नहीं होती और मार्केट में रहती है। कई कॉस्मेटिक्स ऐसी होती है जिसमें कई केमिकल्स होते हैं जो स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसकी वजह से कई डिजीज़ेज होती हैं स्किन की, और उनमें सबसे कॉमन है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये होती है टोनर से, क्लींजर से और फेशियल ट्रीटमेंट से। और कई ऐसे एनवायरमेंटल ग्रुप, अमेरिका के एनवायरमेंटल ग्रुप ने पता लगाया है कि कई कॉस्मेटिक्स में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, कैंसर पैदा करने वाले, तो उससे कैंसर होने लगता है और कई डिजीजेस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, जो हेयर कलर के पीछे सब दीवाने हैं, सबको पता भी है कि हेयर कलर से हेयर फॉल होता है, बाल झड़ने लगते हैं। लेज़र थेरेपी, इलाहाबाद और छोटे छोटे टाउन में लेज़र थेरेपी करा रही हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी को बदल रही हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है लेज़र थेरेपी से। आजकल पतले होने का बड़ा शौक है सबको, जिसकी वजह से कई लोग स्लिमिंग पिल्स खाते हैं, पतले होने के लिए दवाएं खाते हैं, दीवाने हो गए। अब उनको ज़ीरो फिगर चाहिए। ज़ीरो फिगर पाने की होड़ में क्या होता है कि कई लोग ये पतले होने की बात को मेडिकल साइंस जो है डिजीज़ की तरह लेने लगी है, बीमारी जानने लगी है, और उस बीमारी का नाम है एनरेक्सिया नर्वोसा, और एनरेक्सिया के 5% पेशेंट मर जाते हैं। इज़राइल की एक मशहूर मॉडल हिला एलमेलिच, वो इस स्लिमिंग के चक्कर में मर गई 2011 नवंबर में, और जब वो मरी है तो उसका वेट था 7 साल की बच्ची के बराबर। ये ज़ीरो फिगर पाने के चक्कर में फिगर तो ज़ीरो नहीं हुआ, सांसें ज़रूर ज़ीरो हो गई। और हम लोग कई तरह के स्लिमिंग चीज़ इस्तेमाल करने लगते हैं। डाइटिंग का बहुत शौक है, अभी ज़ीरो फिगर पाना है तो डाइटिंग करना पड़ेगा, डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग, यहाँ तक कि बीमार हो जाते हैं। और डाइटिंग की कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कई तरह की डिजीज़ेस होने लगती हैं। और ये डाइटिंग और स्लिमिंग और स्लिम दिखने के लिए कितनी कमा रही है कंपनीज पता है? यूएस में 2000 करोड़ एनुअल रिटर्न है खाली ये स्लिमिंग के सारे प्रोडक्ट्स बनाने का। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आखिरत में नुकसान यही, दुनिया में भी नुकसान। जो देखेंगे वही करेंगे, वैसा का वैसा करेंगे। इतना ही नहीं, मीडिया के जरिए कई बदअखलाकी और बुराई को नेकी और अच्छाई जैसा दिखाया जा रहा है, और कई अच्छी चीज़ों को बुरा और बैकवर्ड दिखाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर झूठ बोलने की ट्रिक्स बताई जा रही हैं, और नेक और शरीफ इंसान को बैकवर्ड कहा जा रहा है। जो हिजाब है वो तो बेवकूफ़ है, जो हिजाब में है, अरे पागल हो क्या तुम, कितनी बैकवर्ड दिखती हो।
जो सच बोल रहा है तो वो बुद्धू है, ज़्यादा सत्य हरिश्चंद्र मत बनो। और जो भोला भाला है वो पागल है, तुम पागल हो। तेजी लाओ और धोखा दो लोगों को। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, नेगेटिव को मीडिया पॉजिटिव दिखा रही है और पॉजिटिव को मीडिया नेगेटिव दिखा रही है। मिसाल के तौर पर एक टीवी प्रोग्राम आता था, फिर से याद दिला दें, हम खुद नहीं देखते हैं, मैं सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। एक टीवी प्रोग्राम ब्लफ मास्टर नाम से आता था और उसकी थीम ये थी कि जो जितना सफाई से झूठ बोलेगा, सबसे ज़्यादा सफाई से वो विनर होगा। मतलब ये मैसेज छोड़ रहे हैं कि झूठ बोलो तो खूब सफाई से बोलो, और ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। और इस तरह कई फिल्में भी आती हैं, कई टीवी पर एड्स आती हैं जिससे गलत बात को सही दिखाया जाता है। एक फिल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा ना होगा जिसने नाम ना सुना हो। उसका कैरेक्टर इतना पॉपुलर है कि हर बच्चे के नाम पे रहता है, मुन्ना भाई। सुना है कि नहीं? कितने लोग ने मुन्ना भाई कैरेक्टर नाम सुना है? आज कोई हाथ नहीं उठाएगा लग रहा है। चलिए मत उठाइए, हमको पता है कि आपको पता है, क्योंकि हमें भी पता है। मुन्ना भाई कैरेक्टर इतना फेमस है। मुन्ना भाई MBBS नाम की फिल्म में था, उससे क्या नतीजा निकला? बहुत अप्रिशिएटेड है ना वो कैरेक्टर। नतीजा सुनिए, हमेशा तब से होता चला आया है। रिसेंटली मई 23 मई 2012, अभी 40-42 दिन पहले की बात है, एक रिपोर्ट आई थी अमर उजाला में कि फर्जी मेडिकल कॉलेज पकड़ा गया। अगर आप लोग ने अखबार पढ़ा हो, इलाहाबाद की, प्रतापगढ़ में फर्जी मेडिकल कॉलेज पकड़ा गया और एडमिनिस्ट्रेटर का नाम सुनिए, RS खान। एक मुस्लिम डॉक्टर था जो मेडिकल कॉलेज खोले हुआ था। 100 एडमिशन्स लिए जा चुके थे वहाँ, 20 बेड्स भी थी वहाँ पर, और 15 मरीजों की जान जा चुकी थी। जब एक मरीज की जान जाती, दूसरा फर्जी डॉक्टर वहाँ पर आ जाता, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे वो फर्जी डॉक्टर्स थे। फिर जब काउंसिल ऑफ फिजिशियंस ने लिस्ट बनाई फर्जी डॉक्टर्स में, तो पता ये चला कि इलाहाबाद में 20 फर्जी डॉक्टर्स हैं, और हंडिया में 35, मवाइमा में 28, फूलपुर में 22 फर्जी डॉक्टर्स हैं जो फरार हैं। किससे इंस्पायर हुए ये RS खान? ऑफ कोर्स मुन्ना भाई से ना। उसके 2 दिन पहले की खबर है, 21 मई 2012, अखबार में न्यूज़ थी कि बीटेक के एंट्रेंस में धरा गया मुन्ना भाई, ये हेडिंग लगी हुई थी। और अंदर खबर थी कि 20 मार्च 2012 को MU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीटेक का एंट्रेंस हुआ था, जिसमें मेराज नाम का एक लड़का जो बिहार का था, वो जीशान नाम से एग्ज़ाम में बैठा था, और कई उसके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, घड़ी में, मोबाइल में, और उसके ज़रिए उसने शुरुआती 15 मिनट की फ़ोटो खींचकर कंट्रोल रूम लखनऊ में भेजी। वहाँ से पेपर सॉल्व होकर आना था, और फिर बाकी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बताया जाना था। उसी बीच वो अरेस्ट हो गया, जेल भेज दिया गया। मेरा सवाल ये है कि मुन्ना भाई कैरेक्टर इतना अप्रिशिएटेड, इतना नामी, और हमने तो सुना है उस फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले हैं, और जब उसी पैटर्न पे लोग काम कर रहे हैं तो उनको जेल। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर ये वाकई गलत था, मुन्ना भाई धरा गया जो MU में, और वो जो धरा गया वहाँ मेडिकल कॉलेज फर्जी खोला हुआ, अगर वो गलत था तो मुन्ना भाई कैरेक्टर इतना अप्रिशिएटेड क्यों? अरे बुराई को मिटाना है तो ऊपर ऊपर से क्यों मिटाते हो? जड़ से मिटाओ ना। कितनी ऐसी बातें हैं जिससे समाज में गलत बात को लोग कबूल करने लगे हैं, और उससे ट्रिक्स मिलती है लोगों को गलत काम को प्लान और प्लॉट करने की। आप देखिए कि एक प्रोग्राम आता था, सुना है, राखी का इंसाफ। उसमें एक मैरिड कपल आया, हस्बैंड और वाइफ। राखी और बीवी ने मिलकर हस्बैंड को इतने ताने दिए, इतनी गंदी इतनी वल्गर बातें कही कि हस्बैंड ने दूसरे दिन सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया।
अब जिसको इंसाफ का अलिफ नहीं पता वो लोग इंसाफ करेंगे। ये ऐसे प्रोग्राम्स टीवी पर आ रहे हैं और हालत ये है कि कई ऐसे एड्स हैं जिसमें जानलेवा स्टंट्स दिखाए जाते हैं। बहुत सारे जानलेवा स्टंट सीन दिखाए जाते हैं एड्स में, फिल्म्स में, टीवी प्रोग्राम्स में। हॉलीवुड फिल्म्स में तो शायद सभी में रहता है क्या। उससे क्या हो रहा है, हमारे यूथ्स जो हैं वो बहुत इंस्पायर हो रहे हैं और हमारे यूथ्स वही काम करने लगते हैं जो वो देखते हैं। और हालत ये है, आपने देखा वो ड्यू की ऐड देखा है कि नहीं? ड्यू की ऐड, हाँ, ड्यू की ऐड आती है और थम्स अप की ऐड आती है। बगैर स्टंट के ड्यू और थम्स अप पीने की ज़रूरत नहीं है गोया। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये नतीजा निकला कि हम न्यूज़ में देख रहे थे, न्यूज़ 24 में दिखाया जा रहा था 26 मई 2012, उस दिन न्यूज़ 24 में दिखाया गया ग्रेटर नोएडा के दो भाई थे, खालिद और वाहिद। दोनों ड्यू की तरह कोल्ड ड्रिंक की ऐड नहर में डालकर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहर में डालकर पहले निकाल कर लाने वाला गेम खेल रहे थे। खालिद की मौत हो गई डूबकर, वाहिद मौत से लड़ रहा था, क्या पता उसकी भी हो गई हो। क्या फ़ायदा हुआ? ड्यू वाले बता रहे हैं डर के आगे जीत है और हम कह रहे हैं ड्यू के आगे मौत है। अपनी जान गंवा दिया। अपनी जान किस हालत में गंवाया कि स्टंट कर रहे थे और कॉपी कर रहे थे। मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो कबूल कर लिया, वैसे ही करेंगे। अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी में है, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 72। अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जब तक इन 5 चीज़ों का जवाब कोई ना दे ले, अपनी जगह से हिल नहीं सकता। कौन कौन से? पहला सवाल ये, उम्र कहाँ खपाई। दूसरा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया, और अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना जिस्म किस काम में खपाया। तो जब रोज़े आखिरत अल्लाह ताला हमसे ये पूछेगा उम्र और जिस्म कहाँ खपाया, तो हम क्या जवाब देंगे कि अल्लाह पाक आपने जो हमें ताकत दी थी ना, वो हमने बड़े बड़े स्टंट सीन करने में खपाया था। और खुदा न ख्वास्ता उस हालत में जिसको मौत आ जाए वो उसी स्टंट के साथ उठाया जाएगा, फिर और बहुत सारे स्टंट आखिरत में उसे जहन्नम में करने पड़ेंगे। हम अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत, अपनी एनर्जी खपा रहे हैं इन कामों में, जबकि अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 1/4 मुस्लिम है, 3/4 पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है। अभी हमें कितना दीन को फैलाने का काम है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी इतने सारे हमारे अराउंड नॉन मुस्लिम्स हैं, उसके बावजूद हमें उनके दावत देने की फिक्र नहीं है। हम तो अपनी जवानी, अपनी ताकत को खपा रहे हैं जानलेवा स्टंट करने में, क्योंकि मीडिया हमें वो सिखाता है। तो क्या मीडिया की हर एक चीज़ को हमें कबूल कर लेना चाहिए? आज देखिए कि औरतें, हमारा मीडिया न सिर्फ यूथ्स को बर्बाद कर रहा है बल्कि हमारी ख़वातीन को भी बर्बाद कर रहा है। कितनी ही टीवी पर एड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शंस की, फैमिली प्लानिंग की, कई चीज़ों की एड्स हैं जो औरतें बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करने लगती हैं। हराम, कॉन्ट्रासेप्शन हराम। अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। और शेख इब्न बाज फरमाते हैं, जो सऊदी के सीनियर स्कॉलर हैं, वो फरमाते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्शन हराम है क्योंकि इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी को बदल देती है। लेकिन औरतें टीवी पर देखती हैं, अपने घर लाती हैं और इस्तेमाल शुरू। उससे कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपको पता है? नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट जो है, सर में दर्द, जी का मिचलाना, और कितना नौजिया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग और इरेगुलर ब्लीडिंग, कई सारे नॉर्मली सब
सबको होते हैं जो भी यूज़ करता है, और कुछ ख़ास लोगों में जो चीज़ होती है, जैसे माइग्रेन है किसी को तो माइग्रेन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और किसी केसेस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक आते, हार्ट अटैक हो सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है, और किसी को कम, किसी को पूरी आँख की रोशनी चली जाती है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स है कॉन्ट्रासेप्शन के, लेकिन हम आसानी से उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारे टीवी में दिखाया जाता है, उसको ऐसे ही कबूल कर लेते हैं। और सिर्फ और तो कोई नहीं, मीडिया हमारे बच्चों को भी बर्बाद कर रहा है। आज कितने कार्टून चैनल्स हैं, पहले हम समझते थे 1-2 कार्टून चैनल होंगे हम लोगों के अराउंड, लेकिन हमने जब तहकीक किया तो पता चला आधा दर्जन से ज़्यादा कार्टून चैनल्स हर घर में पहुंच रहे हैं, आधे दर्जन से ज़्यादा। और आप जो अपने बच्चों को सोचती है और कोई चैनल तो नहीं दिखा रहे, कार्टून तो चलता है, और कार्टून के हवाले करके कमरे से बाहर आ जाती हैं। उस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है कभी साथ में बैठ कर देखिए। कार्टून में दिखाया जा रहा है, कपल्स में दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पेयर में दिखाते हैं, लड़की लड़का साथ में होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में लव अफेयर्स दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में किसिंग सीन दिखाते हैं, और कितने भद्दे, छोटे बच्चों में भी भद्दे वल्गर कपड़े पहनाए हुए दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, और बच्चों को ये सिखाया जाता है उसमें कि पेरेंट्स की, वालिदैन की किस तरह से नाफरमानी करना है। बच्चों को ट्रिक्स दी जाती हैं कि स्टडीज़ को ना करके टेस्ट और एग्ज़ाम में ख़राब रिजल्ट ला के किस तरह से पेरेंट्स से छुपा लेना है। ये सारी ट्रिक्स उसमें बताई जा रही हैं। नतीजा क्या हुआ, आज हमारे बच्चे कतई वालिदैन के नाफरमान हो गए हैं। 16 साल 17 साल के होते नहीं कि लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं, और 21 साल 22 साल के होते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो फिज़िकल भी शुरू हो गया। तब हम सर पे हाथ रख के रोते हैं कि अरे हमने अपने बच्चे को इतनी अच्छी तरबियत दी थी, ये कौन सा दिन देखना पड़ गया। असल में कोताही हमने की थी। हमको शॉपिंग पे जाना है, हमने उठाया, बच्चे को कार्टून चैनल खोल के टीवी के सामने बैठा दिया, और वो सारी चीज़ें देख रहा है और सीख रहा है। और हमने सोचा वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है, कार्टून्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्टून में भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे तक़वा इस्लामिक स्कूल में इवन कार्टून्स भी मना है बच्चों को देखना, क्योंकि उसमें अच्छा मैसेज नहीं है। वालिदैन के कितने खर्च बढ़ा देते हैं बच्चे, कितने ही कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। बेन 10 की वॉच है, बैग्स हैं और बॉक्सेस हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं होती। साथ में अगर मार्केट आप बच्चे को लेके गई हैं, और बेन 10 वाली वॉच चाहिए, मम्मा मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता जब तक बेन 10 ना दिलाते मुझे। तो इस तरह से बच्चे कितने अखराजात बढ़ा देते हैं। और जो टीवी के सामने बच्चा बैठा रहता है, उससे क्या होता है कि वो देख रहा है पिज़्ज़ा की ऐड, मैगी की ऐड, उसके बाद वो मैगी भी चाहिए, उसे पिज़्ज़ा भी चाहिए, और कुछ दिन पे डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही है माँ, और कह रही है मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, खाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ मैगी मांगता है, चॉकलेट मांगता है, कोल्ड ड्रिंक मांगता है। तो कैसे मांगा बच्चे ने, कैसे मांगा, उसे कैसे पता चला कि उसको मैगी खाना चाहिए? हाँ, हमने ही उसे टीवी के सामने कितना एक्सपोज किया था, साथ में लेके बैठे थे, वो भी देख रहा था, हम भी देख रहे थे। और कभी जब हमें अपनी फ्रेंड्स से गॉसिप करनी थी तो हमने टीवी के सामने छोड़ा था। तो इसका ही ये नतीजा है कि जितने बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं। आज हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा रहता है। तो ये कैसे हो रहा है कि हमारी लापरवाही से हो रहा है। अगर हमने उनकी तरबियत कुछ इस तरह से की होती जिस तरह तरबियत दी गई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, जैसी तरबियत दी गई हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को, जैसी तरबियत दी गई हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। वैसी तरबियत देने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, आज देखिए न्यूज़ चैनल्स भी ऐसे नहीं हैं जिनको हम कहें कि वो बिल्कुल सही है और हम और हमारी फैमिली उसको देख सकती है।
न्यूज़ चैनल से हमको ये बड़ी शिकायत है कि न्यूज़ दिखाने के अलावा बाकी सब कुछ दिखाते हैं। आप न्यूज़ चैनल खोलिए, काफ़ी देर तक पता नहीं चलेगा कि वो न्यूज़ चैनल था। वो कभी नाचने वाला प्रोग्राम आ रहा है, कभी गाने वाला प्रोग्राम आ रहा है, सब कुछ आएगा, बस न्यूज़ नहीं आएगी। और न्यूज़ आएगी भी तो ऐसे आएगी कि क्राइम का ऐसा पिक्चराइजेशन करते हैं कि गोया क्रिमिनल्स को, मुजरिमों को क्राइम को प्लान और प्लॉट करने का तरीका पता चल जाए। क्राइम का पिक्चराइजेशन करने की क्या ज़रूरत है, रीशूट करने की क्या ज़रूरत है? उससे कई मुजरिमों को तरीका पता चलता है, अच्छा अब हम भी जुर्म ऐसे ही करेंगे। तो हम इस तरह से हर मीडिया से अफेक्टेड हैं। इतने सारे नुकसानात जो कि बहुत समेट के बोला गया, खाली हमको वीडियो मीडिया से हैं। और अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यानी इंटरनेट से क्या नुकसान है। इंटरनेट का यूज़ आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से। यूएस में, खाली अमेरिका में 20,53,27,000 यूज़र्स हैं खाली इंटरनेट के, और 2005 के स्टैटिस्टिक्स में नंबर 1 पे है। 2007 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया 3rd नंबर पे है। 8 करोड़ यूज़र्स हैं इंडिया में भी इंटरनेट के। और यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो उसके पास 4 करोड़ और 4 करोड़ यूज़र्स हैं, 4 करोड़ 2 लाख यूज़र्स हैं इंटरनेट के। इस सब में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है आज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। फेसबुक पे डेली लॉगिन करने वाले कितने हैं पता है आपको? डेली फेसबुक लॉगिन कर रहे हैं 250 मिलियन लोग, यानी 25 करोड़ लोग डेली फेसबुक लॉगिन करते हैं। और 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ लोग, यानी 15 मिलियन लोग ट्विटर डेली लॉगिन करते हैं, और उस पर 6.5 करोड़ मैसेजेस सेंड करते हैं ट्विटर से। यूट्यूब के तो क्या कहने, 2 बिलियन, 2 अरब लोग डेली वीडियो क्लिप्स देखते हैं यूट्यूब पे। इन सभी इस्तेमाल में अक्सर इस्तेमाल, मेजर पार्ट गलत है और कम हिस्सा सही इस्तेमाल है। बहुत कम हिस्सा काम का यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादातर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है पोर्नोग्राफिक साइट्स कितनी हैं? पोर्नोग्राफिक इंटरनेट पे भरमार है, भरमार। पोर्नोग्राफी, वो लिटरेचर, वो फोटोज़, वो वीडियोस, वो फिल्म्स जो इंसान की जिनसी जज्बात को भड़का दे। आज 1980s में पोर्नोग्राफी की ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो गई, जो कल तक बच्चों या किसी के भी आम इंसान के पहुंच के बाहर थी, एकदम आसान हो गई, फिंगर टिप्स पे। पोर्नोग्राफिक साइट्स, पूरी साइट्स में 12% साइट्स खाली पोर्नोग्राफिक हैं। 2,53,44,172 साइट्स हैं जो पोर्नोग्राफिक हैं। 2.5 करोड़ के बराबर, 2.5 करोड़ बराबर पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं। 35% जो डाउनलोड होता है वो पोर्नोग्राफिक होता है। अमेरिका में 40 मिलियन यानी 6 करोड़ लोग डेली विजिटर हैं पोर्नोग्राफिक साइट्स के, और उसमें 70% 18 से 24 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, जिनको हम कहते हैं बच्चा है। 70% 18 से 24 की उम्र के हैं पोर्नोग्राफिक साइट्स पर जाने वाले। होशियार हो जाइए। बहुत मुमकिन है कि आपने अपने बच्चे को लैपटॉप दिलाया हो, डेस्कटॉप दिलाया हो, और उस पर वो टाइप करता हो पोर्नोग्राफिक साइट्स के लिए सर्च इंजन पे जाके, और सब कुछ सामने आ जाता हो। बहुत मुमकिन है। आज मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पोर्नोग्राफी पे जा रहे हैं। आप देखिए साइबर कैफ़े में सारा सेपरेशन रहता है,
18-19 साल 20 साल के लड़के आम तौर पर साइबर में जाके पोर्नोग्राफिक साइट्स खोलते हैं। ऐसी उर्यानियत, आपको यकीन होगा कि जितने ईमेल्स डेली होते हैं उसका 80% पोर्नोग्राफिक है। 80%। 2.5 बिलियन यानी 2.5 अरब ईमेल डेली होता है, उसमें 80% 80% मेल खाली पोर्नोग्राफिक हैं। और पूरा वर्ल्ड का पोर्नोग्राफी का जो रेवेन्यू है वो $4.9 बिलियन, कितना 4 अरब 90 करोड़ डॉलर दुनिया के लोग कमा रहे खाली पोर्नोग्राफी से। $2.48 बिलियन यानी 2 अरब 48 करोड़ डॉलर खाली अमेरिका कमा रहा है पोर्नोग्राफी से। ये कहाँ पर अवेलेबल है? फिंगर टिप्स पे आप टाइप करो SEX इंटर, सब कुछ आ गया। और ये बच्चे हमारे उस साइट्स पर जा रहे हैं। नतीजा, रॉबिन मॉर्गन कहते हैं कि पोर्नोग्राफी इज द थ्योरी एंड रेप इज द प्रैक्टिस। क्योंकि पोर्नोग्राफी से ही रेप इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? और मशहूर साइकोलॉजिस्ट मैट किनन कहते हैं कि पोर्नोग्राफी मर्द के दिमाग से औरत के इस्तेहसाल, उसके एक्सप्लॉयटेशन की सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देता है। इसलिए इतनी तेज़ी से रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका में हर 1 मिनट 4 सेकंड में 2 रेप होते हैं, और इंडिया में हर मिनट में 2 रेप होते हैं, हर घंटे में 2 रेप होते हैं। तो रेप केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ये पोर्नोग्राफिक साइट्स से। और आमतौर पर औरत बाहर निकलने की इतनी शौकीन होती है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये जो उर्यानियत इंटरनेट पे परोसी जा रही है, उससे औरत के साथ क्या हो रहा है। उसे वर्किंग होना भी ज़रूरी है, बाहर भी निकले कि ज़रूर भाई, अरे बड़ा कंपटीशन है, अरे करियर है, फ्यूचर है, अरे कुछ बनना है। ठीक है, बनने के बाद क्या हो रहा है पता है? 50% औरत ऐसी हैं वर्किंग जो भद्दे जोक्स, ख़राब जोक्स और कमेंट्स सहती हैं। 50% वर्किंग वुमन। उसमें से 40% ऐसी हैं जो अनकंफर्टेबल टच फेस करती हैं, उनको गलत तरीक़े से छुआ जाता है, उनके कलीग्स, उनके साथ काम करने वाले उसे गलत तरीक़े से छूते हैं। 66% औरतें ऐसी हैं जो अपने लिबास पे उनको ख़राब कमेंट्स मिलते हैं डेली, बावजूद उसके कल भी वही तरह का कपड़ा पहन के जाती है, अगले दिन भी वैसा ही लिबास पहन के जाएगी। 33% औरतें ऐसी हैं जो डिप्रेशन से जॉब छोड़ देती हैं। 25% औरतें ऐसी हैं जो ज़हनी और जिस्मानी मरीज़ हो जाती हैं खाली ये सब सहते सहते। ये मिला, ये नतीजा निकला जब हम इंटरनेट पे फहाशी को अपने घर में उसे कबूल किए हुए हैं और समाज में दीगर ज़राए से कबूल किए हुए हैं, तो ये फ़ायदा हो रहा है। बाहर निकलना भी ज़रूरी है, निकल के ये नतीजा निकल रहा है। अब आखिर में जब तक हम इस गुफ्तगू का कंक्लूजन ना बता दें, तब तक आपसे रुखसत होना अच्छी बात नहीं है। मेरी सारी बातों से हो सकता है कि कई लोगों को लगा हो मीडिया बहुत बुरी चीज़ है, इससे बच के रहना चाहिए, मीडिया के करीब नहीं फटकना चाहिए। जी नहीं, हम ये नहीं मैसेज छोड़ना चाहते कि मीडिया पूरा टोटल बुरी चीज़ है। मीडिया इंतहाई अच्छी चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है मीडिया, बशर्ते कि हम उसका अच्छा इस्तेमाल करें। जहाँ एक तरफ 2 करोड़ पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं, 2.5 करोड़, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह कई अच्छी साइट्स भी तो हैं। IROworld.net, IRF.net, Tanzeem.org, कई अच्छी दीन को फैलाने वाली साइट्स भी तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ एक तरफ 99 फहश चैनल्स हैं, वहीं पीस टीवी भी तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मामला ये नहीं है कि मीडिया बुरी चीज़ है, मीडिया बहुत अच्छी, बहुत काम की चीज़ है।
ज़रूरत ये है कि उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए, उसे टर्न किया जाए अच्छाई की तरफ। हमको ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को मीडिया में डालें, वो इस्लामिक मीडिया इंट्रोड्यूस करें, इस्लामिक मीडिया ज़्यादा बढ़े, तेज़ी से बढ़े, तो ये जो मीडिया फहाशी फैला रहा है और नुकसान फैला रहा है उसका नुकसान कम हो जाएगा। क्योंकि मीडिया बुरा है बुरा है बुरा है ये कहना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। एक्चुअली मीडिया वो चीज़ें दिखाता है जो हम डिमांड करते हैं, वही चीज़ें प्रिंट करता है जो हमें अच्छी लगती है। और इसकी बिल्कुल ज़िंदा मिसाल हम आपको बता दें कि पीस कॉन्फ्रेंस 2010 में महेश भट्ट फिल्म डायरेक्टर है, वो आए हुए थे मुंबई में और हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। किसी का सवाल आया, किसी ने कहा कि आप लोग मुसलमानों को हिंदी फिल्मों में इतना ख़राब क्यों दिखाते हैं। तो महेश भट्ट का जवाब था कि देखिए भाई, हम लोग तो दुकानदारी कर रहे हैं, जो बिकता है वो बेचते हैं, जो डिमांड रहती है वो बनाते हैं, तो जैसी हमसे डिमांड होती है वैसा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये इतनी सच्ची बात है कि इससे वाज़ेह हो गया कि मीडिया खुद गलत नहीं है पूरा, उसका इंटरनेशनल मीडिया का एक खेल है, सोची समझी साजिश है, वो अपनी जगह है, लेकिन पूरा मीडिया जिम्मेदार नहीं है, हमारी डिमांड्स भी जिम्मेदार हैं। हम जैसा डिमांड करते हैं मीडिया हमको वैसा ही पेश करती है। हम अपनी डिमांड्स को अच्छी करें, हम अच्छी चीज़ों के पीछे जाएं, हम अच्छी साइट्स खोलें, अच्छी साइट्स बढ़ जाएंगी। हम अच्छे टीवी चैनल्स पीस टीवी जैसे खोलें, उस तरह के बढ़ जाएंगे। जिस तरफ जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस चीज़ पे नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो हम जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वो चीज़ बढ़ेगी। तो हम अपने को पहले सुधारें, हम अच्छी चीज़ों की डिमांड करें, इंशाल्लाह मीडिया सुधरेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मीडिया को सुधारने का। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी साइट्स पे, ऐसे चैनल्स पे मत जाइए, ऐसी चीज़ों को मत देखिए सुनिए जो नुकसानदेह है। जब खुद ही चैनल की टीआरपी डाउन होगी तो उस तरह के चैनल्स अपने आप बंद होंगे, और अच्छे चैनल्स पे जाइए, अच्छी चीज़ें देखिए पढ़िए, तो वो ज़्यादा होगा। और अपने बच्चों को मीडिया में डालिए ताकि वो इस्लामिक मीडिया इंट्रोड्यूस करें, सच्चा मीडिया, नेकी फैलाने वाला, अदल इंसाफ फैलाने वाला मीडिया इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो मीडिया के नुकसान का जो रेशियो है वो कम से कम तो किया जा सके। बस इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करेंगे कुरान करीम की एक आयत के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 6 में, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो लहवल हदीस, खेल तमाशे वाली बातें ख़रीद लाते हैं, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म, ताकि अल्लाह की राह से लोगों को बग़ैर इल्म के भटका दे, वयत्तख़िज़हा हुज़ुआ, और उसे इस्तेहज़ा करें, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, उनको दुख देने वाला अज़ाब है। अल्लाहुम्मा ला तजअल मअहू, अल्लाह ताला में उनमें से होने से बचाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरा मिसेस शम्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ने सुना और जाना कि मीडिया किस तरह से गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है और उसके क्या क्या बुरे रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर यही मीडिया अच्छी चीज़ों को प्रोपेगेट करे तो उसके अच्छे रिज़ल्ट भी हमारे सामने आएंगे इंशाअल्लाह। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर अपने स्कूल यानी तक़वा इस्लामिक स्कूल की एक छोटी बच्ची जो कि क्लास फर्स्ट की है, रुदका अशरफ, इनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और आपके सामने एक हदीस पेश करें। रुदका अशरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Rudka Ashraf. I study in class first in Taqwa Islamic School. I want to present before you one prophetic hadith mentioned in Sahih Bukhari, the book of asking permission, chapter number 3, hadith number 2056.
अन अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्ना रजुलन सअलन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम खैर क़ाल तुत्इमु त्ताम्मी व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्त व अला मन लम तारिफ narrated Abdullah bin Amr, may Allah be pleased with him. A man asked the Prophet, peace be upon him, what sort of deeds or traits of Islam are good? The Prophet, peace be upon him, said, to feed others and to greet whom you know and whom you don't know. Jazakumullahu khaira. जज़ाकल्लाहु खैरा रुतक़ा। TIS, जिसके नाम से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, जी हाँ, तक़वा इस्लामिक स्कूल, जो कि शहर इलाहाबाद का एक ऐसा इस्लामिक स्कूल है जहाँ पर बच्चों को इस्लामिक एटमॉस्फेयर में रखकर मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। स्कूल को कायम हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत और आप सभी की मोहब्बत और कोऑपरेशन का नतीजा है कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हुए, जिसकी वजह से स्कूल को एक दूसरी बिल्डिंग भी हायर करनी पड़ी, जहां पर इंशाल्लाह जूनियर केजी और नर्सरी की क्लासेस लगेंगी। आपके लिए ख़ास अनाउंसमेंट है, वो ये कि तक़वा इस्लामिक स्कूल में एडमिशन अभी ओपन है, तो जो भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो और उनके लिए सवाबे जारिया बने, तो उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर वो अपने बच्चों को तक़वा इस्लामिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो स्कूल की ऑफिस में राब्ता कायम करें। अब वक्त हो चला है सवालों जवाब का, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। स्लिप मेरे पास आ चुकी है। एक बार फिर सिस्टर अस्मा शम्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो माइक पर आएं और आपके सवालों का जवाब दें। बहन का सवाल है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। इनका सवाल है कि ऐसा क्यों है कि जो ख़वातीन हिजाब का इस्तेमाल करती हैं उन्हें बैकवर्ड इलिटरेट समझा जाता है, क्या इसमें मीडिया का रोल है? बहन का सवाल है कि ऐसी क्या बात है कि जो ख़वातीन हिजाब में रहती हैं उन्हें बैकवर्ड कहा जाता है और उन्हें पिछड़ा समझा जाता है, क्या इसमें मीडिया का रोल है? जी हाँ, बिल्कुल। इंटरनेशनल मीडिया की जानी समझी चाल है ये। चूँकि इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, दीनुल हक है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में 3 मकामात पर, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिह, कि वही है यानी अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को दीनुल हक़ के साथ अल हुदा देकर, कुरान मजीद अल हुदा देकर भेजा ताकि उसे दुनिया के सारे मज़हब पर गालिब कर दे। तो चूँकि इस्लाम दीनुल हक़ है, वो आज नहीं कल पूरी दुनिया पर गालिब होने वाला है। इसी बात का लोगों को खौफ है कि अगर इस्लाम आ गया तो उनका ये जो पोर्नोग्राफी से रेवेन्यू था वो बंद हो जाएगा, इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी जो है वो बंद हो जाएगा, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेवेन्यू है वो सब तो ज़ीरो हो जाएगा। इस खौफ की वजह से टाइम टू टाइम मीडिया इस्लाम को बदनाम करता रहता है। इस हर एक चीज़ को लेकर वो टीवी पर इस तरह से दिखाया जाता है जैसे ये बुरी चीज़ है। मुसलमानों को फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट कहा जाता है और हिजाब में ख़वातीन को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे ये लोग बिल्कुल बैकवर्ड हैं। ये यकीनन उनकी साजिश है और चाल है। हमको चाहिए इसका जवाब इस तरह से देना चाहिए कि आज मुस्लिम गर्ल्स भी
इतनी आला तालीम हासिल करें हिजाब में रहकर कि ये बात साबित हो जाए कि हिजाब से हम पीछे नहीं हो जाते। ये हिजाब हमारे डिग्रेडेशन का सिंबल नहीं है, ये हिजाब हमारा प्रोटेक्शन है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न, कि अपना जिल्बाब, अपनी ओढ़नी साथ ले लिया करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फ़ला युज़ैन, ताकि वो शरीफ ज़ादी पहचानी पड़ें और कोई उनकी इज्जत से ना खेले। तो ये हिजाब हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा डिग्रेडेशन नहीं, हमारा सब्जुगेशन नहीं, हमारी तौहीन नहीं, हमको दबाता नहीं है। तो हम इसको इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि हिजाब में रह के आला तालीम हासिल करें, अच्छी डॉक्टर्स बने, अच्छे टीचर्स बने, वो फील्ड्स चूज़ करें जहाँ पर पूरी सेफ्टी है। ध्यान रखिएगा, हम नहीं कहेंगे इंजीनियर बने, क्योंकि वो इंजीनियर फील्ड मेरे समझ में नहीं आती कि वो सेपरेट जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकती, औरत मर्दों से इंटरमिंगलिंग हो ही जाती है। तो ऐसी फील्ड्स में जो महफूज है वहाँ पर औरत अपनी तालीम के साथ अपने को साबित करे, तो ये मीडिया हो चाहे पूरी दुनिया, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि ये हमारा सब्जुगेशन नहीं है। तो हमको मीडिया को जवाब देने का तरीक़ा भी सोचना चाहिए। तो ये बेहतरीन तरीक़ा है जिसे हम अपनी तालीम से और अच्छी अच्छी पोस्ट हासिल करके साबित कर सकते हैं कि हिजाब से हम बैकवर्ड नहीं हो जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉलेज में कई ऐसी डॉक्टर्स हैं जो पूरे हिजाब में रह के तालीम हासिल कर चुकी हैं, कई तालीम हासिल कर रही हैं और कई डॉक्टर बन चुकी हैं। ऐसी भी मेरे कॉन्टैक्ट में गर्ल्स हैं जो पूरी डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रही हैं ख़वातीन पर और बच्चों पर फुल हिजाब में रहकर। तो ये हिजाब हमको कहीं पे भी रोड़ा नहीं बनाता, तो ये बैकवर्ड होने का सिंबल नहीं है। हम अपनी तालीम से इस बात को साबित कर सकते हैं। अगला सवाल है बहन मोइज़ा फातिमा का सवाल है। इनका सवाल है कि कई लोगों ने कहा है कि रंगोली में जो इज्तिमा होता है वहाँ पर मीडिया आती है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि औरतों के लिए पर्दा है इस्लाम में, और वो लोग अखबार में फ़ोटो निकालते हैं या टीवी पर दिखाते हैं। तो हमें बताइए कि क्या सही है ऐसा अगर सही है तो किस तरह लोगों को बताएं। बहन का बहुत प्रैक्टिकल, बहुत जायज़ सवाल है। बहन ने सवाल किया कि यहाँ पे मीडिया आती है, ये हम लोग के इस प्रोग्राम में, रंगोली में जो प्रोग्राम होता है, यहाँ मीडिया के लोग आते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अखबार में फ़ोटो छपती है और टीवी पे दिखाया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए तो कैसे हम लोगों को समझाएं। देखिए बहन, गोया ये सवाल पिछले सवाल की अगली कड़ी हो। हमको आज कहा जा रहा है कि हम हिजाब में रह के हम बैकवर्ड हो गए। हम सुन लेते हैं, चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, कोई दर्द नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। हमको तो होता है। हमको अपने इस दर्द को दिखाना है कि हम बैकवर्ड नहीं हैं। हम मीडिया के जरिए इस बात को साबित करना चाहते हैं कि आज हमारे गर्ल्स, हमारी लेडीज इतनी समझदार, तालीम याफ्ता है कि वो खड़े होकर स्टेज पे बोल सकती हैं, वो मीडिया के खिलाफ भी बात कर सकती हैं, वो किसी भी टॉपिक पे बोल सकती हैं, वो साइंस पे बोल सकती हैं। ये बात हम खाली इज्तिमा में कुछ 100 लोगों के बीच कहें तो कहाँ लोगों को पता चलता है। वो तो अभी भी कह रहे हैं हिजाब डिग्रेडेशन है, लेकिन यही बात जब मीडिया तक पहुँचती है तब ये बात साबित हो जाती है कि हाँ, औरत डिग्रेड नहीं की गई है हिजाब पहनाकर। रही बात की ये हिजाब के ही खिलाफ है, तो आप लोगों को पहले से पता है कि जब भी कभी मीडिया के आने का अंदेशा रहता है, हम लोग अनाउंसमेंट करा देते हैं कि जो भी बहनें चेहरे का नकाब मेंटेन करना चाहती हैं वो चेहरे पे नकाब डाले रहें, क्योंकि आज मीडिया के लोग आ सकते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, बताइए। अब भी आपको कोई शिकायत है? जिसको अपना चेहरा कवर रखना है वो अपना चेहरा कवर कर ले, उसके बाद फिर आए और अच्छाई भी फैले, वहाँ तक जाए, आगे तक जाए। जब बुराई फैलने की बात है तो प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। जब अच्छाई हम फैलाते हैं तो खाली हमने कहा, आपने सुना, बस, और किसी को पता न चले। तो हमें मीडिया के साथ चलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम 1400 साल पुराने तरीके से इस्लाम को फैलाएं, तो ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त जो बेस्ट
तरीका था इस्लाम को फैलाने के लिए, वो इस्तेमाल किया। आज भी जो बेस्ट तरीका है अच्छाई को प्रोपेगेट करने का, उस चीज़ को हमें इस्तेमाल करना है। तो जो प्रेजेंटर्स हैं माशाल्लाह फुल हिजाब में हैं, और जो आप हैं आपको भी अनाउंस कर दिया जाता है कि आप हिजाब में रहिए अगर आप चेहरे को आप कवर रखना चाहती हैं। इसके बाद बात आगे तक फैलने दीजिए, इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी कबाहत की बात नहीं है। आप देखिए कि कई डॉक्टर हाशमी हैं, डॉक्टर फरहत हाशमी, वो पूरे हिजाब में रहकर इंटरनेट पे कितनी सारी उनकी वीडियोस हैं। ऐसी कई ख़वातीन हैं जो दीन का काम कर रही हैं, उनकी वीडियोस हैं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो फरहत हाशमी को जब हम लोग कबूल करते हैं, उन्होंने पसंद करते हैं, उनका दर्स कुरान ध्यान से सुनते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है कि IRO के स्टेज से भी थोड़ा आगे तक बात जाए। पूरे हिजाब पूरे नकाब में जा रही है और आप लोग भी चेहरा कवर करके बैठी हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई कबाहत नहीं है। और जो पिछला सवाल था उसी का ये जवाब है कि इसलिए हम लोग प्रोपेगेट करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको इत्मीनान हुआ होगा। अगला सवाल है, बहन ने अपना नाम नहीं लिखा है। इनका सवाल है कि हम मानते हैं कि टीवी का बहुत नुकसान है, लेकिन बच्चों को किस तरह से बहलाएं? माहौल भी ख़राब है कि उन्हें खेलने के लिए बाहर भी नहीं भेज सकते। बहन का सवाल है कि वो कबूल करती हैं कि टीवी का बहुत नुकसान है, लेकिन अब बहलाएं कैसे? बाहर का माहौल भी तो ख़राब है, बाहर भी नहीं भेज सकते। बिल्कुल सही, बाहर का माहौल भी ख़राब है। बहन, जिस तरह हमने टीवी जैसा शैतान घर में ला के रखा है ना, कितने हज़ार का है बताइए? कितने हज़ार का है कम से कम? बताइए, 10,000 के अराउंड तो है। कुछ उससे कम में मिल जाएगा, ज़्यादातर उससे ज़्यादा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? हाँ, 10,000 से ज़्यादा ही मिलेगा। कोई ही साइज़ 10,000 से कम में मिलेगा। जब आप अपना 10, 20, 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं शैतान को ख़रीदने में, तो क्या आप अपने बच्चों के लिए चंद 100, 1-2 हज़ार रुपये का इस्लामिक गेम्स नहीं ला सकते हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, मार्केट में इस्लामिक गेम्स हैं। आप क्या नहीं, दिल्ली से मंगाइए, मुंबई से मंगाइए, हमारे IRO तकवा में कांटेक्ट कीजिए, हमारे एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग मंगा के देंगे आपको। तो कुछ हज़ार, कुछ 100 रुपये अपने बच्चों के लिए इस्लामिक गेम्स लाइए, उससे उनको सिखाइए। कई ऐसे इस्लामिक गेम्स हैं जिससे उनको कुरान की नॉलेज बढ़ती है, सलाह की तरबियत मिलती है कि उनको सलाह पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए। कई गेम्स हैं हदीस की नॉलेज मिलती है, कुरान चैलेंज गेम, हदीस चैलेंज गेम, सलाह गेम, इस तरह के बहुत सारे गेम्स मार्केट में हैं। बस आपको ज़रूरत है अपने घर में लाने की और उसका सही इस्तेमाल करने की। दूसरी बात, बच्चों को बहलाने के लिए किस्सा कहानी सुनाई जाती है। क्यों हम सीरत की बातें नहीं करते? क्यों सहाबा का नाम नहीं लेते? उनकी बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं, उनका एंटरटेनमेंट करें। इस तरह से हम कुरान और सुन्नत के ज़रिए से भी उनका एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और इस्लामिक गेम्स के ज़रिए भी उन्हें बहला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह वो बुराई की तरफ जाना तो बहुत दूर, अच्छाई की तरफ जाएगा। अल्लाह करे आपको जल्दी कोई इस्लामिक गेम मिले। अगला सवाल है, बहन ने अपना नाम नहीं लिखा है। इनका सवाल है, क्या बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस हराम है? बहन का सवाल है कि बर्थ कंट्रोल क्या इस्लाम में हराम है? जी हाँ, मोस्ट ऑफ ऑल जो ज़राए हैं हमारे अराउंड, वो करीब सभी, उनमें से ज़्यादातर हराम है। जो मुकम्मल ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है वो भी हराम है। कॉपर टी जैसी चीज़ है वो भी हराम है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्शन, इवन पिल्स भी जो टैबलेट्स आती हैं, इवन वो भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन है एक्चुअली। कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन मतलब जाइगोट किलिंग होती है, वो रुकता नहीं है, जाइगोट बन जाता है जब, तो वो किल हो जाता है। आप यूँ समझ लीजिए बहुत अर्ली स्टेज में आपका बच्चे की जान जा रही है। और जो एबॉर्शन, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, वो भी मुकम्मल हराम है। सूरह तकवीर में अल्लाह ताला फरमाता है कि और जब जिंदा गढ़ी हुई बेटी से पूछा जाएगा कि किस जुर्म में गाड़ दी गई, तो ये बाहर आने के बाद ज़मीन में गाड़ दिया जाना प्रैक्टिस किया जाता था अरब में। आज अंदर
प्रैक्टिस किया जा रहा है, पैदा होने से पहले ही उसे दफन कर दिया जा रहा है, ये भी कम्प्लीटली हराम है। जहाँ तक कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस की बात है, वो भी शेख इब्न बास के नज़दीक, जो सऊदी के सीनियर स्कॉलर्स में से हैं, उनके नज़दीक वो बिल्कुल हराम है, क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजी को बदल देता है, हार्मोनल चेंजेस करते हैं पिल्स। आपको पता है, आप ज़रा पढ़िए तो इंटरनेट पे जाइए कि वो करती क्या क्या है। हार्मोनल चेंजेस कर देती है आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो अल्लाह ताला ने जिस मैनर में बनाया है कि कौन सा हार्मोन कितना प्रोड्यूस होना है, उसको चेंज कर देती है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को बदलना हराम है। तो इसलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस भी हराम है, जो दवाएँ ली जाती हैं वो भी हराम है। बस एक चीज़ जायज़ है, वो भी क़बाहत के साथ थोड़ा सा, और उसका जिक्र है सही बुखारी की हदीस में। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, हदीस नंबर 136। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हम लोग जब कुरान नाजिल हो रहा था तब भी अज़्ल करते थे। तो अज़्ल जो है क्वाइटस इंटरप्टस, बस एक सिंगल चीज़ है, जो चीज़ परमिशन की हद में आता है, आउटसाइड डिस्चार्ज, क्वाइटस इंटरप्टस। अज़्ल के अलावा बाकी सारी चीज़ क़तई हराम है, और जो ख़वातीन टीवी में देख के उसका इस्तेमाल कर रही हैं वो यकीनन अल्लाह की मुजरिम है, उनको तौबा करना चाहिए और आइंदा से ये प्रैक्टिस को रोक देना चाहिए। उम्मीद है जवाब मुकम्मल हुआ। आखिरी सवाल है, इनका सवाल है, क्या इंटरनेट पर चैटिंग भी नहीं कर सकते किसी नामहरम को? बहन का सवाल है, क्या इंटरनेट पे नामहरम से चैटिंग भी नहीं करना चाहिए, वो भी हराम है? मेरा जवाब देने से पहले सवाल है कि ज़रूरत क्या है नामहरम से चैटिंग करने की? ज़रूरत क्या है नामहरम के साथ चैटिंग करने की? ज़िना सिर्फ शर्मगाहों का थोड़ी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आंखों का भी ज़िना है, नीयत का भी, पैरों का भी। तो ये सभी चीज़ ज़िना करती हैं। तो ये किसी की तरफ घूर कर देखना बदनियती से, ये आंखों का ज़िना है। बुराई की तरफ कदम बढ़ाना पैरों का ज़िना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कभी फ़र्ज उसको मुकम्मल कर देता है, कभी मुकम्मल होने से रह जाता है। तो ये जो फुट स्टेप्स ऑफ द डेविल है, क्या है? शैतान के कदम। ये धीरे धीरे सिखाता है कि पहले इंटरनेट पे चैटिंग करो, खाली टाइप ही तो कर रहे हो, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं ना, बात भी तो नहीं हो रही है। फिर नंबर भी देंगे चैटिंग करते करते, फिर फ़ोन पे बात शुरू हो जाएगी। जबकि आवाज़ का भी हिजाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरह 33 आयत नंबर 32 में कि और अगर इन तक़ैतुन फला तग़दान बिलक़ौल, कि अगर तुम्हें अल्लाह का तक़वा हो, खौफ हो, तो दबी आवाज़ से बात न करो, कि जिसके दिल में मरज़ हो वो कोई ख्वाहिशें वाबस्ता करे। तो जब हम फ़ोन पे इतरा के बात करें तो वो भी मना है। फिर फ़ोन पे बात करते करते फिर कहेंगे चलो जो हम आते हैं मैकडोनल्ड में, एक दिन कॉफ़ी पीते हैं, तो वहाँ जाके कॉफ़ी पीने लगेंगे। फिर उसके बाद आप जानती हैं क्या क्या हो सकता है। तो पहला स्टेप क्यों चैटिंग क्यों? वहीं से हटा दिया। इस्लाम ने हर वो जड़ें काट दी हैं जिस पर खबीस दरख्त लगता हो, जिसके सम्राट, जिसके फ्रूट्स समाज में नुकसान फैलाए, वो जड़ से काट दिया इस्लाम ने। तो कोई ज़रूरत नहीं है इंटरनेट पे चैटिंग करने की, क्योंकि ये शैतान हमको सिखाता है। और अल्लाह ताला ने हमें बताया है कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान से बचाए, आमीन। मेरे ख्याल से आखिरी सवाल था। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर शम्स। वक्त बहुत हो गया है, इसलिए हमें अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करना होगा। लेकिन प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक बार मैं फिर आप सबको ये याद दिला दूँ कि तक़वा इस्लामिक स्कूल में एडमिशन अभी ओपन है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन तक़वा इस्लामिक स्कूल में कराना चाहती हैं तो वो स्कूल के ऑफ़िस में रब्ता कायम करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलातुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।